नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पर, जहां हम लोग हिस्ट्री की सिस्टमेटिकली तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस को फेस करने के लिए। तो पिछले बार हमने पढ़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, उसी के कुछ एस्पेक्ट्स जो छूट गए थे अब मैं इस स्लाइड में आपको बता देने वाला हूँ। तो डिस्पोजल ऑफ द डेड कैसे करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग, यानी मुर्दों को दफनाना या जलाना या उन्हें डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाता था। तो एक तरीका था बरियल यानी दफनाना। तो डेड बॉडी वाज बरीड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो उस डेड बॉडी को दफना देते थे। फिर था फ्रैक्शनल बरियल, आफ्टर ऑफरिंग द डेड बॉडी टू बर्ड्स एंड एनिमल्स द रिमेन्स वर बेरीड। मतलब जो डेड बॉडी को वो जानवरों को खाने के लिए दे देते थे, पक्षियों को, जानवरों को, उसके बाद जो भी बच जाता था वो रिमेन्स वो दफना दिया करते थे। तीसरा है पोस्ट क्रीमेशन, दे यूज टू बर्न द डेड बॉडीज एंड टेक द एशेज इन द अर्न एंड देन दे बरीड द एशेज। मतलब क्रीमेशन भी होता था और बरियल भी होता था। क्रीमेशन यानी जलाना। तो दे यूज टू बर्न द डेड बॉडीज, वो जो डेड बॉडीज थे उन्हें जला दिया करते थे, और जो एशेज थे, जो उनके राख थे, उन्हें वो अर्न में या एक पात्र में ले लेते थे और फिर वो एशेज को दफना दिया करते थे। अब आते हैं हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट पर। तो स्क्रिप्ट कैसा था? द हड़प्पन सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट वाज बोस्ट्रोहेडन। बोस्ट्रोहेडन which means alternatively right to left and then left to right and repeat। मतलब शुरू होता था राइट टू लेफ्ट, लिखते जा रहे हैं, फिर जहां लाइन खत्म हुई वहीं से शुरू किया, यानी लेफ्ट से शुरू किया, फिर लिखते जा रहे हैं, फिर राइट में खत्म हुआ, फिर वहीं से निचला लाइन शुरू किया। इस तरह से वो राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट रिपीट होते होते वो स्क्रिप्ट आती थी। इसे बोस्ट्रोहेडन स्क्रिप्ट कहते हैं। अब आते हैं थ्योरीज ऑफ डिक्लाइन पे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्चुअली हुआ क्या, ये नष्ट कैसे हुआ। तो पहला थियोरी है मैसिव फ्लड्स। ये सर जॉन मार्शल ने दिया है, जिन्होंने वो टर्म दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, उन्होंने ही दिया है मैसिव फ्लड्स का थ्योरी कि बहुत बड़े बाढ़ आए थे, बाढ़ में सारी चीजें बह गई। दूसरा थ्योरी जो है वो है लैम्ब्रिक का। लैम्ब्रिक ने दिया है शिफ्टिंग ऑफ रिवर्स। चूंकि सारी सभ्यता नदियों के पास बसी हुई थी, तो नदियों के कोर्स में चेंज आने से वो सभ्यता नष्ट हो गई। ये थ्योरी दिया था लैम्ब्रिक ने। तीसरा है आर्यंस इन्वेजन। आर्यन जो थे, आर्यन रेस जो थी, हालांकि इस बात पर बहुत विवाद है कि आर्यन रेस बाहर से आई थी या नहीं, हम उस विवाद में अभी नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो आर्यन इन्वेजन का थ्योरी व्हीलर ने दिया था कि आर्यन ने इन्वेड किया, उन्होंने आक्रमण किया और सिविलाइजेशन को नष्ट कर दिया। चौथा है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का थ्योरी रफीक ने दिया है कि इकोलॉजी में इम्बैलेंस आ गया, प्राकृतिक दुर्योग आ गए और ये नष्ट हो गई। अच्छा दोस्तों, एक और फैक्ट याद रखें, ढोलावीरा जो साइट है रान ऑफ कच्छ में, जो ढोलावीरा साइट रान ऑफ कच्छ का हमने देखा था, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज अवार्ड मिला है हाल ही में। तो वो उस साइट को याद कर ले कि रान ऑफ कच्छ में है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज अवार्ड मिला है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन पे, वैदिक एज पे। हड़प्पन एज के बाद ही आता है वैदिक एज। इंडियन हिस्ट्री जब हम लोग सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं तो हड़प्पन एज के बाद शुरू होता है वैदिक एज। तो वैदिक लिटरेचर पहले देखते हैं। द टर्म वैदिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विधि विच मीन्स टू नो। ये जो वैदिक लिटरेचर या वैदिक एज, ये वैदिक टर्म कहाँ से आ रहा है? वैदिक टर्म्स आता है विधि से, जिसका मतलब होता है जानना, विच मीन्स टू नो, जानना, विधि, इससे आता है वैदिक। वेदास आर ऑल्सो नोन एज श्रुति विच मीन्स टू हियर। वेदास को श्रुति भी कहते हैं क्योंकि इट इज सेड दैट थ्रू वर्बल ट्रांसमिशन द वेदास वर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ सुन के लोगों ने उसे रिटेन किया, और सिर्फ सुन के वो जो वेदास थे, जो हमारे 4 मेन वेदास हैं जिन्हें हम लोग अभी देखेंगे, वो वेदास सिर्फ सुन के वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को दी गई और वो सुरक्षित रही।
देयर आर मेनली 4 वेदास, 4 वेद हैं। ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है। ऋग मीन्स प्रेयर्स, तो प्रार्थना, ऋग मीन्स प्रेयर्स यानी प्रार्थना। इट इज द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड व्हिच डील्स विद प्रेयर्स। ये इंसानों की पहली टेस्टामेंट है। टेस्टामेंट यानी लिखावट या जानकारी जो मैनकाइंड व्हिच डील्स विद प्रेयर्स। इट हैज 10 मंडल्स। मंडल का मतलब होता है चैप्टर्स। इसमें 10 मंडल है और 10वें मंडल में है पुरुष सूक्त, जिसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी दी हुई है। आएंगे हम इन सब चीजों पे आएंगे धीरे धीरे। पहले इसे सिस्टमेटिकली देख लेते हैं। तो पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा वेद है सामवेद। साम मीन्स मेलोडी यानी सुरीला ट्यून। दिस वेदा इज द बेस ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड हैज मेलोडियस ट्यून्स। इसमें बहुत सारे मेलोडियस ट्यून्स हैं, सुर है। तो ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का बेस है जिसे कहते हैं। इट इज द अर्लीस्ट लिटरेचर ऑफ इंडियन म्यूजिक। इंडियन म्यूजिक का ये सबसे पुराना लिटरेचर है, सबसे पुराना जो हमें किताब या लिखावट हमें मिलती है इंडियन म्यूजिक के बारे में, वो सामवेद में है। तीसरा है यजुर्वेद। यजुर मीन्स रिचुअल्स। इट डील्स विथ रिचुअल्स एंड हिम्स मेंट फॉर सेरेमोनियल एंड सैक्रिफिशियल पर्पसेस। यजुर का मतलब होता है रिचुअल्स। रिचुअल्स यानी क्रियाकलाप, क्रियाकांड, कर्मकांड जिसे हम कहते हैं। इट डील्स विथ रिचुअल्स एंड हिम्स मेंट फॉर सेरेमोनियल एंड सैक्रिफाइसेस पर्पसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सेरेमनीज कैसे करने हैं या कुछ सैक्रिफाइस अगर करना है, किसी कोई आहुति देनी है, वो कैसे देनी है, उसमें क्या कौन कौन से उसमें प्रेयर लगेंगे और क्या क्या करना होगा, रिचुअल्स क्या क्या है, वो कर्मकांड क्या है, इसके बारे में जानकारी हमें यजुर्वेद से मिलती है। फिर आते हैं हम अथर्ववेद पे। अच्छा, एक और बात याद कर ले दोस्तों, यजुर्वेद के 2 पार्ट है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद 2 भागों में है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसे कहीं लिख ले। अब आते हैं हम लोग चौथे वेद पे जो है अथर्ववेद। दिस वेद टॉक्स अबाउट द मैजिकल पावर ऑफ चार्म्स टू वार्ड ऑफ इविल एंड डिजीजेस। ये अथर्ववेद मेनली मैजिक के बारे में है। मैजिक जो उस समय लोग जो मंत्रोच्चारण करते थे, मतलब बीमारी को या बुरी चीज़ों को, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए, ये अथर्ववेद उसके बारे में है। दिस टॉक्स अबाउट द मैजिकल पावर टू चार्म ऑफ वार्ड ऑफ डिजीजेस एंड इविल। बुराइयों को भगाने के लिए, बीमारियों को भगाने के लिए जो मैजिक होता था, जो विद्या होती थी, मैजिकल विद्या, वो इस अथर्ववेद में है। अपार्ट फ्रॉम दिस वेदास वी ऑल्सो हैव, इन वेदों के अलावे वैदिक लिटरेचर में कुछ और मतलब जो कुछ और किताबें हमें देखने को मिलती है, जैसे अरण्यक। इट मीन्स जंगल एंड इज ऑल्सो नोन एज जंगल बुक। दिस बुक इज मेनली फॉर हर्मिट्स एंड दोज लिविंग इन द जंगल। जंगलों के बारे में जानकारी हमें अरण्यकों से मिलती है। तो अरण्यक में क्या है, जो साधु संत रहते थे जंगलों में, उनके बारे में, उनकी दिनचर्या, उनके जीवनचर्या के बारे में हमें जानकारी मिलती है। दे डील विथ फिलोसॉफिकल डॉक्ट्राइन्स। फिलोसॉफिकल जो बातें होती थी वो जंगलों में जो रहते थे उनके जीवनचर्या के बारे में ये हमें जानकारी मिलती है। दे डिड नॉट बिलीव इन ऑफरिंग्स एंड सैक्रिफाइसेस। वो लोग सैक्रिफाइसेस पे यानी बलि या ऑफरिंग्स पे, आहुतियों पे विश्वास नहीं करते थे। दूसरा है उपनिषद्स। आपने तो ये टर्म सुना ही होगा। द टर्म उपनिष मीन्स स्टूडेंट सिटिंग नियर द गुरु टू गेट नॉलेज। जो उपनिष जो टर्म है जिससे ये उपनिषद शब्द आया है, तो उपनिष का मतलब होता है कि जो शिष्य है वो गुरु के पास बैठा हुआ है ज्ञान अर्जन करने के लिए। नॉट एवरीवन बिकेम द स्टूडेंट ऑफ द गुरु। द गुरु डिसाइडेड वेदर टू इम्पार्ट नॉलेज और नॉट। हर कोई गुरु का शिष्य नहीं बन जाता था। ये गुरु का पूरी तरह से गुरु के हाथ में था कि वो किसी शिष्य को लेगा या नहीं अपने अंडर। तो इट कंटेन्स द फिलोसॉफिकल आइडियाज ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म के जो वृहत फिलोसॉफिकल आइडियाज है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी दी हुई है उपनिषदों में। देयर आर 108 उपनिषद। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद है मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद,
तो मुंडक उपनिषद में एक पॉइंट दोस्तों याद कर ले, इट हैज द वर्ड सत्यमेव जयते, जो हमारे नेशनल एम्ब्लेम अशोक स्तंभ के नीचे लिखा जाता है सत्यमेव जयते, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये कई बार क्वेश्चन में, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि फ्रॉम वेयर हैज द वर्ड सत्यमेव जयते बीन टेकन, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। दूसरा कठोपनिषद, इसमें डायलॉग बिटवीन यम एंड नचिकेता है। जो नचिकेता जब यम के पास गए थे ज्ञान अर्जन करने के लिए, तो वो डायलॉग हमें कठोपनिषद में देखने को मिलता है कि यम और नचिकेता के बीच में जो फिलोसॉफिकल बातें हुई, जो चर्चाएं हुई, ये हमें कठोपनिषद में देखने को मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर 6 वेदांगास, वेद के अंग, वेदांग, ये विभिन्न अंगों के बारे में है। जो पुरुष के जो अंग है, पुरुष यानी क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स के जो अंग हैं, उन अंगों से ये आया है। जैसे शिक्षा, नोज, नाक, नाक से आया है शिक्षा। इट डील्स विथ फोनेटिक्स, कैसे उच्चारण करना है, किस शब्द का कैसे उच्चारण करना है, कैसे उसके फोनेटिक्स क्या है, ये चीजें हमें शिक्षा में मिलती है। फिर आते हैं कल्प, कल्प यानी ये आता है हैंड्स से, हाथों से, परफॉर्मिंग रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस, किसी आहुति देनी है या कोई सैक्रिफाइस करना है या कोई तरह का पर्टिकुलर खास रिचुअल है जो करना है, ये कैसे करना है, ये कल्प में विवरित है। व्याकरण, फेस, चेहरे से, तो ये ग्रामर के बारे में बताता है। ज्योतिष, आईज, आंखों से, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताता है। निरुक्ता, ईयर्स, कानों से, ये हमें एटिमोलॉजी के बारे में बताता है कि कोई शब्द है उसका जन्म कैसे हुआ, वो आगे कैसे बढ़ा, वो शब्द, एटिमोलॉजी जिसे हम लोग कहते हैं, तो निरुक्ता में देखने को मिलती है। फिर आते हैं छंद यानी फीट, चरणों से, पैरों से, टू मेजर प्रोजोडी और द पोएटिक मीटर, कि पोएम कितना लंबा है, किस बारे में है, ये हमें प्रोजोडी के बारे में छंद से पता चलता है। इट इज सेड दैट ऑल द 6 वेदांगास इमर्ज फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट्स ऑफ पुरुष, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। ऐसा ऋग्वेद में दिया हुआ है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है, वर्णन ये पाया जाता है कि जो 6 वेदांगा हैं जो हमने अभी देखे, निरुक्ता, कल्प, तो ये जो वेदांग हैं ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ पुरुष, यहाँ पुरुष मतलब मेल नहीं, यहाँ पुरुष मतलब द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उसके विभिन्न अंगों से ये आया हुआ है, ऐसा ऋग्वेद में वर्णन है। देन देयर आर 4 उपवेदास। उपवेद क्या होते हैं? वेद के ही पार्ट होते हैं, पर वो वेद से अलग एक पार्ट के रूप में उसकी पढ़ाई की जाती है। जैसे आयुर्वेद उपवेदा, इट डील विथ मेडिकल साइंसेस एंड मेडिसिन्स। आयुर्वेद हम लोग सब जानते हैं, तो ये एक उपवेद है, ये इट डील्स विथ मेडिकल साइंस एंड मेडिसिन्स, मेडिकल साइंस और दवाइयों के बारे में इसमें विवरण है। दूसरा है सामवेद उपवेदा, इट इज ए गांधर्व वेदा एंड डील्स विथ म्यूजिक एंड डांस। म्यूजिक एंड डांस से रिलेटेड है सामवेद का उपवेद, क्योंकि सामवेद हमने देखा कि मेलोडियस ट्यून्स उसमें है, तो गंधर्व एक प्रजाति होती थी पुराने दिनों में, पुराणों में इनका विवरण है, वेदों में विवरण है, जो संगीत, नृत्य, इन सब चीजों को लेकर अपना जीवन यापन करते थे। तो इट इज ए गांधर्व वेदा, सामवेद उपवेदा, एंड इट डील्स विथ म्यूजिक एंड डांस। फिर आते हैं हम यजुर्वेद उपवेदा पे, इट डील्स विथ धनुर्वेदा। यजुर्वेद उपवेद जो है ये आर्चरी या धनुर्विद्या, जो बाण कैसे चलाना है, कितनी दूरी पे त्रिज्या को रखना है, ये सब चीजों का डिटेल्स हमें यजुर्वेद उपवेदा से मिलता है। धनुर्वेदा आर्चरी के बारे में है। फिर चौथा है अथर्ववेदा उपवेदा, इट डील्स विथ आर्किटेक्चर एंड मैसनरी। सोचिए उस समय भी आर्किटेक्चर के बारे में एक उपवेद को डेडिकेट किया गया था, जो है अथर्ववेद उपवेद। आर्किटेक्चर कैसे करना है, मैसनरी का वर्क जो है, मैसनरी मतलब ये जो बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं उसके बारे में इसमें जानकारी दी हुई है। इसे हम लोग शिल्प वेद भी कहते हैं, अथर्ववेद उपवेद को। अब आते हैं हम पुराणास पे। पुराणास यानी पुराण्स, जो आपने सुने होंगे, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, ये सब पुराण के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, इस बात पे आते हैं।
द वर्ड पुरान मीन्स एंशियंट और ओल्ड। पुराना आप लोग कह देते हैं ना, कभी ये जूता पुराना हो गया है, ये कपड़ा पुराना हो गया है, तो पुरान मीन्स एंशियंट और ओल्ड, ठीक है। पुराना यानी ये आप लोग याद कर ले, एंशियंट और ओल्ड इस वर्ड का मतलब है। द पुरानास वेर कंपाइल्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड एंड हेंस आर द बेस्ट बुक्स टू नो अबाउट द एम्पायर। ये जो पुराण थे ये मेनली कंपाइल हुए थे गुप्ता पीरियड के दौरान, तो ये बेस्ट बुक्स है जानने के लिए उस एम्पायर के बारे में, गुप्ता एम्पायर के बारे में जानने के लिए बेस्ट बुक्स है। द पुरानास कंटेन्स द मोस्ट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसे एक रूपक के रूप में इसमें इंडियन हिस्ट्री को, जो पुराने समय से होता हुआ आया है, वो इसमें एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है। देयर आर 18 पुराण्स, 18 पुराण है, आउट ऑफ विच द मत्स्य पुराण इज द ओल्डेस्ट। याद रख ले दोस्तों, मत्स्य पुराण इज द ओल्डेस्ट। इट वॉज कंपाइल्ड ड्यूरिंग सातवाहन डायनेस्टी पीरियड इन द 1st century AD, ठीक है। द वैदिक एज में बी डिवाइडेड इनटू 2 parts। जो वैदिक एज है उसे हम लोग 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है ऋग वैदिक एज, तो दैट इज फ्रॉम 1500 to 1000 BC, 1500 से 1000 BC तक। यहाँ आयरन वॉज नॉट नोन, आयरन के बारे में जानकारी नहीं थी, मेटल के बारे, आयरन के बारे में। वुमेन एंजॉयड कंप्लीट फ्रीडम, औरतों की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी, उनको पूरी फ्रीडम थी, कोई कास्ट सिस्टम नहीं था यहाँ, नो कास्ट सिस्टम। फिर आते हैं हम लोग दूसरे पार्ट में जो है लेटर वैदिक एज। ये होता है 1000 to 600 BC। ऑल अदर वेदास वेर कंपाइल्ड, जो बाकी 3 वेद हैं वो भी इसमें कंपाइल कर लिए गए। और यहाँ हमें स्टेबल कास्ट सिस्टम देखने को मिलती है। कास्ट सिस्टम जो व्यवस्था है, जाति व्यवस्था, वो स्टेबल हो गई है लेटर वैदिक पीरियड से। अब आते हैं आर्यंस के टर्म पे। द आर्यंस यूज द टर्म सप्त सिंधु एज द रीजन दे सेटल डाउन। जो जिस रीजन में आर्यंस आए, जहां सेटल्ड हुए, उसे सप्त सिंधु कहते हैं। दे यूज द टर्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कंट्री। द भारत वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्यन ट्राइब आफ्टर हुम द होल कंट्री इज नोन एज भारत। भारत जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट आर्यन ट्राइब था, कबीला था, जिसके नाम के पीछे हम लोग के देश का नाम भारत पड़ा। ऋग्वेदा इज द अर्लीस्ट लिटरेचर मेंशनिंग अबाउट द आर्यंस। आर्यंस का व्याख्या करने वाला सबसे पुराना लिटरेचर है ऋग्वेद। अकॉर्डिंग टू इट द अर्ली आर्यंस फर्स्टली सेटल्ड इन सप्त सिंधु कवर्ड बाय द एरियाज ऑफ ईस्टर्न अफगानिस्तान, पंजाब एंड लिटिल पार्ट ऑफ यूपी। सप्त सिंधु जो एरिया था वहां पे ये आके बसे। सेंट्रल एशिया से कहा जाता है कि ये आए थे। तो सप्त सिंधु रीजन में अफगानिस्तान, पंजाब और यूपी के कुछ पार्ट इंक्लूड होते हैं। अब आते हैं हम लोग 10 राजन युद्ध पे, द बैटल ऑफ 10 किंग्स। 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। 5 आर्यन ट्राइब्स वर्सेस 5 नॉन आर्यन ट्राइब्स। वेयर किंग ऑफ भरत जो ट्राइब था उसके राजा थे सुदास। सुदास इमर्ज विक्टोरियस। सुदास जीते इस लड़ाई को, इस युद्ध को। इट वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। रावी के किनारे पर, तट पे यह लड़ाई हुई थी। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे हम लोग आते हैं, रिवर्स। नदियों के ऋग्वेदिक नाम क्या है और मॉडर्न नाम क्या है। आप चाहे तो इस टेबल को नोट डाउन कर सकते हैं। वितस्ता नाम है झेलम का, जो ऋग्वेद में दिया हुआ है। एक तरफ है ऋग्वेदिक नेम, एक तरफ है मॉडर्न नेम। तो वितस्ता नाम है झेलम का, अस्किनी नाम है चेनाब का, परुषानी नाम है रावी का, विपासा नाम है ब्यास का, सतुद्री नाम है सतलज का, सरस्वती नाम है घाघर का, कुबा नाम है काबुल का, सुरस्तु नाम है स्रात का, क्रूनी नाम है कुर्नम का और गोमती नाम है गोमल का। लेफ्ट साइड में जितने हमें देखने को मिल रहे हैं ये सारे ऋग्वेदिक नाम हैं, जो हमें ऋग्वेद में देखने को जो नाम मिलते हैं, और मॉडर्न नेम राइट साइड में दिए हुए हैं। 5 आर्यन ट्राइब्स हु फॉट अगेंस्ट भारत। जो 10 राजन युद्ध हुआ था उसमें जो 5 आर्यन ट्राइब्स ने भाग लिया था जो भारत के अगेंस्ट में, वो कौन कौन से थे? कुरु, यदु, तुर्वसु, अनु और द्रुहु। दिस 5 आर नोन एज पंचजना। फिर से जान ले, कुरु, यदु, तुर्वसु, अनु, द्रुहु, पंचजना कहा जाता है इन्हें।
फिर धीरे धीरे आर्यंस केम इन कॉन्टैक्ट विद द लोकल्स, लोकल्स के कॉन्टैक्ट में आर्यंस आए। अब आते हैं हम लोग आर्यंस के रिलीजियस लाइफ पे। द ऋग्वेदा रेफर्स टू 33 गॉड्स। दे वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इन ईच कैटेगरी वी हैव 11 गॉड्स। 33 गॉड्स के बारे में हमें जानकारी मिलती है ऋग्वेदा से। ये 3 कैटेगरी में भाग किए गए हैं और हर एक कैटेगरी में 11 गॉड्स हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल गॉड्स या पृथ्वी स्थान जिन्हें कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल गॉड्स है अग्नि, सोम। एरियल गॉड्स है इंद्र, रुद्र, और भी देवताएं हैं, लेकिन इसमें जो मेन देवताएं हैं उनका मैंने वर्णन किया है। सेलेस्टियल गॉड्स है वरुण का बहुत इंपॉर्टेंस है ऋग्वेद में। इंद्र इज ऑल्सो नोन एज पुरंदर, हु फॉट एंड डिस्ट्रॉयड द फोर्ट ऑफ आर्यंस। इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं। जो पुरंदर क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने आर्यंस के फोर्ट्स को, किले को डिस्ट्रॉय किया। पुरंदर किले को डिस्ट्रॉय करने वाला। ही वॉज ऑल्सो नोन एज शतक्रतु। शतक्रतु का मतलब विथ 100 पावर्स। ही वॉज द गॉड ऑफ वॉर एंड रेन। वो युद्ध और बारिश और थंडर के देवता थे। फिर आते हैं वरुण, ही इज द यूनिवर्सल मोनार्च एंड गॉड ऑफ गॉड्स। ये यूनिवर्सल मोनार्क है और गॉड ऑफ गॉड्स, देवताओं के भी देवता है। ही रेगुलेट सूर्य की गति को ये रेगुलेट करते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पे वरुण पानी के देवता नहीं है, यहाँ पे ये वो यूनिवर्सल मोनार्क है और गॉड ऑफ गॉड्स है, देवताओं के भी देवता है। बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है वरुण को वेदों में। फिर आता है अग्नि, ही इज द प्योरेस्ट गॉड, सबसे पवित्र देवता है अग्नि। ही ऑल्सो नोन एज गॉड ऑफ प्रीस्ट, जो पुरोहित का देवता है, ऐसा कहा जाता है कि अग्नि पुरोहित के देवता है। सोम, आर्यंस मेड सोमरस फ्रॉम वन प्लांट, एक पौधे से वो सोमरस बनाते थे। इट वॉज द मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक, सबसे पॉपुलर ड्रिंक थी ये उस समय की। इट वॉज मिल्क मिक्सड विथ मिल्क, कर्ड एंड बार्ली एंड टेकन थ्राइस ए डे। ये जो पौधे का रस था, इसे दूध, दही और बार्ली में मिलाकर दिन में 3 बार लिया जाता था। मेल गॉड्स are more in number and more important than female goddesses, unlike Harappan civilization where female goddesses enjoyed equal status with male gods. हरप्पन सिविलाइजेशन में दोस्तों हमने क्या देखा कि मेल गॉड्स, पुरुष भगवान पशुपति शिवा की भी पूजा हो रही है और मदर गॉडेस की भी पूजा हो रही है। लेकिन वैदिक एज में हम लोग देखते हैं कि पुरुष भगवानों का पूजा ज्यादा किया जाता था, फीमेल गॉडेसेस का पूजा उतना नहीं था। The sacrifices were of simple time, formed by Aryans from ghee, milk, grains, etc. जो आहुति ये दिया करते थे यज्ञों में, तो वो सिंपल टाइप की होती थी, जैसे घी, दही, दूध, अनाज, ये सब चीजें दी जाती थी। अच्छा दोस्तों, ठीक है, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं। वैदिक एज पे एक और वीडियो ले आएंगे जहां उनके सोशल पॉलिटिकल लाइफ को डिस्कस करेंगे। तो ये टू बी कंटिन्यूड रहा, क्योंकि इसी में देखिए ये वीडियो कितना बड़ा हो गया है। वैदिक एज को एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है, तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन छूट जाते। इस कारण मैंने इसे 2 वीडियो में इसे बनाऊंगा। एक वीडियो में आज आपके सामने ले आया, दूसरा वीडियो मैं बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने ले आऊंगा। तब तक पढ़ते रहे, खुश रहे, बी इन्फॉर्म्ड एंड इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आ रहा हो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।